दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज गए और आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम शो जनमत। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज जनमत में बात होगी उन तमाम मुद्दों की जो दिन भर की सबसे बड़ी खबरें रही हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। सबसे पहले चर्चा होगी महाविजय का महाविश्लेषण। हिंदुत्व की वापसी हो गई है दर्शकों महाराष्ट्र में, और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। शिव प्रेरणा यात्रा कितना बड़ा योगदान उसने निभाया है। महाराष्ट्र में कल कौन सीएम बनेगा, सीएम को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आपके मन में भी यही सवाल है ना। आज सब विश्लेषण लेकर आपके बीच में पहुंचे, सारे सस्पेंस को आज हम दूर करने वाले हैं। आज जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो है हिंदुत्व की घर वापसी। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। उस नारे ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, और विजय रथ हरियाणा से बढ़ता बढ़ता पहुंचा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे चला, और इसके बाद हिंदू एकता के महानायक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की बात होगी। किस तरह से शिव प्रेरणा यात्रा जो है महाराष्ट्र के चुनावों का गेम चेंजर बनी है, इसका पूरा विश्लेषण आज आपको बताने वाला हूं। और साथ ही ये भी आपको दिखाऊंगा कि शिव प्रेरणा यात्रा का प्रताप क्या है, प्रभाव क्या है, किस तरह से इस यात्रा ने तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जहां बहुतायत में कौन है आप जानते हैं, उन सीटों पर भी किस तरह से हिंदुत्व को जागृत किया है। और उसके बाद होगी सबसे महत्वपूर्ण खबर की बात, यानी संभल पर संग्राम और संग्राम से ज्यादा बात होगी संभल पे होती उस सियासत की। तो इन तमाम विषयों को आज हम छुएंगे। लेकिन जनमत ही एकमात्र ऐसा शो है, आप जानते हैं, हर दिन आप देखते ही हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, यानी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, आपसे हम राय मांगते हैं। वो जनमत शो है जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपसे ये भी पूछते हैं कि किस तरह से इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है। जो आपका पोल आता है, जो आपके रिएक्शंस आते हैं, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं जनमत में। तो आइए देर नहीं करते हैं, तमाम बड़े मुद्दों की आज बात होगी। सबसे पहले विश्लेषण करेंगे महाराष्ट्र के महाचुनाव के साथ। जनमत की शुरुआत करते हैं जहां महायुति की महाविजय हुई है। दर्शकों ऐसे फिगर्स आए जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन बीजेपी और महायुति तो कॉन्फिडेंट थी, और वैसे ही कुछ परिणाम में भी नजर आया। उसके बाद बात जिस तरह से हमने कहा कि महानायक कौन है इन चुनावों का, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद तमाम बड़ी जो खबरें हैं उसको लेकर भी हम चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद में हुए सर्वे और इस सर्वे पर छिड़े संग्राम की। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आपको एक तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। ये तस्वीर है संभल से आई उन तस्वीरों की जिसमें आगजनी हुई, खाकी के ऊपर हमले किए गए, पथराव किया गया, चारों तरफ कांच और पत्थर के टुकड़े नजर आए। वो जो कहते हैं कि यहां कम संख्या होती है, वहां के अधिकारों, लोकतंत्रों और धर्मनिरपेक्षता की बात तो की जाती है, लेकिन जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है या वहां फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जैसी आज संभल से आई हैं। जी हां दर्शकों, आज उस जिहादी मानसिकता की बात मैं कर रहा हूं जो किसी भी देश या कानून को नहीं मानती है। वो मानती है सिर्फ और सिर्फ उस जिहाद की मानसिकता को जो पत्थरों से फैसला करना जानती है। आगजनी की वो घटनाएं आज हुई जो आपने संभल में देखी है। तस्वीरें बयां कर रही हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे खाकी किस तरफ से उन लोगों को जागरूक कर रही है, उन लोगों से कह रही है कि इन बातों में, भड़काऊ चीजों में मत आइए, पत्थर मत बरसाइए। लेकिन प्लान सब फिक्स था, षड्यंत्र था। और देखिए, आप एक इस चीज को समझने की कोशिश करिए, सामने से पत्थर चल रहे हैं, खाकी के जो तमाम वहां नायक खड़े हैं, हेलमेट पहने, हथियार उनके हाथों में है, लेकिन जवाब देने की बजाय समझाता बार बार खाकी नजर आती है कि इस तरह की चीजें मत करिए। लेकिन जब प्री प्लान्ड हो तो क्या ही किया जा सकता है, और यही नजर आया। सोचिए 10 मिनट में 1000 लोग कैसे आ गए होंगे। जितने पत्थर आप सड़कों पर देख रहे हैं, इतने पत्थर क्या सड़कों पे आना कोई आम बात हो सकती है। इस हिंसक घटना को 2 युवकों की जान भी इस घटना में चली गई है। इस घटना पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीम पर हमले हुए, और इतने पत्थर, कांच की बोतलें, पत्थर, चाकू, हर चीजें देखिए, आप देखेंगे सड़क पर चप्पल, जूते, ये कहां से आए? क्या ये षड्यंत्र नहीं था? जिहादियों ने इस उग्र तांडव के कारण जो दावा किया है, जिसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में संभल मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की बात कही है। काश यही पत्थर, सवाल अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि काश यही पत्थर
तब के संभल के स्थानीय हिंदुओं ने उस इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ उठाए होते जिन्होंने मंदिर को तोड़कर, हमारे हर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद उसको कहा जा रहा है, उसको बनाया था। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं, इसलिए मैंने आज देखिए ये गोले में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे, उन पर देखिए पत्थर। कभी कश्मीर में आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी दर्शकों, कश्मीर में कभी यह हाल था, लेकिन आज वहां लाल चौक पर शान के साथ तिरंगा और शांति का पैगाम वहां से दिया जा रहा है। लेकिन यूपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो खाकी के बड़े अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उन जिलों की शांति व्यवस्था की, शांति दूतों को किस तरह से घायल किया गया है आप देख सकते हैं। मैं जानता हूं इस समय देश में आक्रोश है कि कौन ये पत्थरबाज हैं और कहां इनके सरगना बैठे हैं जिन्होंने आज संभल जैसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं दर्शकों। आप एक चीज समझिए, तस्वीरों को आप देखेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से वहां के सफाई कर्मी जो हैं वो पत्थरों को हटा रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें आप जानते हैं दर्शकों कब नजर आती हैं? जब कोई बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, जो मलबा निकलता है ना नीचे से, ऐसी तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। ऐसी इतनी बड़ी मात्रा में ट्रॉली में अगर ईंटें और पत्थर रख के हटाना पड़ जाए कहीं से, तो आप फिर स्थिति जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज संभल में क्या हुआ है। लेकिन सियासत इस पे भी बाज नहीं आती। पहले आप तस्वीरें देखिए जरा, इसीलिए ये तस्वीरें दर्शकों में आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दर्शकों में आपको क्यों दिखा रहा हूं, बड़े फ्रेम करके इसलिए आज मैं दिखाना चाहता हूं कि वो लोग जो पैरवी करते हैं कि भाई कहां से ये गिट्टी पत्थर आए, कहां से ईंट आए। वैसे आप ईंट लेने जाएंगे तो एक ट्रॉली का रेट क्या है जरा आप जानते होंगे बेहतर दर्शकों। लेकिन इतनी संख्या में अगर वहां ईंट पत्थर अगर सड़क पर आते हैं तो क्या ये प्रायोजित नहीं है? इसलिए ये आपको फुल विंडो में मैंने पूरी तस्वीर जो है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी दिखाई है। लेकिन इससे अब आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बात बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये अनाउंसमेंट सुनिए खाकी का, जो कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में मत आइए, अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। लेकिन पुलिस जब आगे बढ़ती है तो उन्हीं अधिकारियों पर चप्पल और ईंट से, देखिए सामने आप देखेंगे, ये पॉज कर दिया है, देखिए ये पॉज करके मैं दिखा रहा हूं, ये ईंट आती हुई आपको नजर आएगी और चप्पलों का ढेर आप देखेंगे तो ऐसा लगा है कि अंदर कोई सभा चल रही है। ये हालत अगर आज सड़क पे संभल में बनी है तो ये क्यों बनी है आप जानते हैं। और थोड़ा जरा अनाउंसमेंट में अपनी टीम से कहूंगा सुनवा दीजिए। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो पुलिस अधिकारियों पर तो आजकल बहुत सवाल हैं। आज तो आप देख रहे हैं कि दिन भर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि नेताओं के जो बयान है उसमें मत आइए, अपना करियर बर्बाद मत कीजिए। समझाती हुई पुलिस नजर आ रही है। खाकी ने ईंट पत्थर खाए अपने ऊपर, उसके बाद भी कहा कि नेताओं की बयानबाजी में मत आइए और अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। लेकिन सियासत कहां मानने वाली है साहब। सियासत में आज देखने को मिला, अखिलेश यादव का बयान आया कि आज तो संडे था, संडे जो टीम है सर्वेक्षण करने वाली वो पहुंची क्यों? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप संडे को पहुंचेंगे तो इस तरह का जो पत्थरबाजी हुई है, क्या अखिलेश यादव उसको जायज ठहरा रहे हैं? इसी के साथ कुछ और नेताओं के बयान भी आए, चलिए सीधे आपको सुनवा देता हूं। राम गोपाल जो यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर बूथ लूटेंगे तो पत्थरबाजी तो हो ही सकती है। तो दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन दोनों की प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको सुनवाते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो चुका था, चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा?
आज सवाल तो यह है ही नहीं कि मस्जिद है या मंदिर है। सब जानते हैं 2017 से सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी 2017 में उस वक्त से यह आवाज उठाते चले आ रहे हैं कि हरिहर मंदिर है। प्रमाण 5-5 सबूत उन्होंने पेश किए थे। उस समय 30 दिन रिपोर्ट की थी। पूरे इसको लेकर स्पेशल शोज बनाए थे दर्शकों। आप लगातार निरंतर उनके व्यूअर भी हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज मैं राजनीति की मानसिकता आपको बता रहा हूं। आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संडे को अगर ये करेंगे तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए, पत्थर तो गिर सकते हैं। यानी क्या पत्थर गिराने वाले पत्थर चलाने वालों की पैरवी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। राम गोपाल जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप बूथ लूटेंगे तो पत्थर तो चल सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि राजनीति किस स्तर की है? क्या समाजवादी पार्टी इन पत्थर चलाने वालों के साथ खड़ी है क्या? और अब सवाल अगर हम मंदिर और मस्जिद का करें तो सवाल तो यह है कि विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले के वादी हैं और जब वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं तो बहुत प्रबलता के साथ, मुखरता के साथ और प्रामाणिकता के साथ उन्होंने इस बात को रखा है। 7वीं शताब्दी के स्कंद पुराण से लेकर अकबर, इलाही अकबर की तमाम बुक्स को लेकर, बाबरनामा से लेकर 1989 की उस रिपोर्ट, एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से तमाम आंकड़े रखे जा चुके हैं। मस्जिद है या हरिहर मंदिर है। लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो वाकई चिंता में आपको डालती हैं और आपको ये बताती हैं कि किस तरह से इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना संविधान को मानते हैं, जो ना कोर्ट को मानते हैं, ना एएसआई को मानते हैं और खाकी पर पत्थर बरसाते हैं। इसीलिए ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। और इसी बात को लेकर जब मैंने पोल किया तो क्या परिणाम आए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने पोल किया और उसके जवाब क्या आए, अब वो आपको दिखाने वाला हूं। चलिए सीधा पोल अब आपको लिए चलते हैं इस खबर पर। जब मैंने सवाल पूछा कि मौलवियों के आवाहन से क्या जो पत्थर है वो बरसे हैं, क्या ये पूरा षड्यंत्र है, तो आंकड़े देख लीजिए आप। 2% बढ़ा है कुल नाम है सहमत वाले लोगों का। और ये जो नाम है 2% लोग हैं, इसमें से भी कई ऐसे होंगे जो पत्थरबाजों के साथ खड़े, जो राजनेता इस वक्त बयान दे रहे हैं। लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो सुदर्शन की मुहिम के साथ खड़े हैं और जो हां में जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलवियों के आह्वान पर, यानी ये प्रायोजित प्री प्लान्ड षड्यंत्र के बाद ये जो पूरा आज हुआ है उसमें आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हालात बने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले इलेक्शन भी हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में क्या हुआ है वो आपने देख लिया। लेकिन जब बात अब इलेक्शन की छिड़ी गई है तो महाराष्ट्र की चर्चा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दर्शकों महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सभी एग्जिट पोल के नतीजों को नकारते हुए महागठबंधन में उबाल सा आ गया है। बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा उसके पीछे 5 मुख्य वजह हैं। सबसे पहले क्या कुछ वजह है वो आपको दिखाने जाता हूं। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लाई गई 5 योजनाओं ने महायुति की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई और यही 5 योजनाएं ऐसी हैं जो यू टर्न यहां से लिया है। सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना। 50% आबादी, आधी आबादी महिलाओं के लिए योजना जैसे वरदान साबित हुई। महिलाओं को लगा कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं निकली और जो 65 के अराउंड वोटिंग परसेंट जो पहुंचा है ना, वो परिणामों में नजर आया कि लाडकी बहना योजना कितनी बड़ी साबित हुई। जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ऐसा लग रहा है कि राज्य की प्यारी बहनों ने जो है महायुति को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में रुझान पलटने में महागठबंधन सरकार की 5 योजनाओं की भूमिका तो रही है, जिसमें लाडकी बहन योजना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इसको योजना की शुरुआत हुई। योजना मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होगा शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मामा कहलाते हैं, उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी और मध्य प्रदेश में क्या रुझान आए थे ये आप जानते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में भी इसको दोहराया गया और इसी की तर्ज में लाडकी बहना योजना जो है वो उतारी गई। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी चर्चा की, और बड़ी चर्चा यह है कि हरियाणा में एक नारा आपने दर्शकों सुना होगा, सबसे ज्यादा लगा बटेंगे तो कटेंगे। यह टर्निंग पॉइंट है। यह लगभग 4 दशक का सबसे बड़ा नारा है जिसे केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सर संचालक श्री मोहन भागवत जी ने तक इस पर मुहर लगाई है और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने जब छेड़ा तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का सेंट्रल पॉइंट बना। उन्होंने उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने को लेकर इस नारे को दिया और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं हालात। इस दौरान उन्होंने इस नारे की शुरुआत की। अजित पवार की पार्टी एनसीपी और कुछ बीजेपी नेताओं ने इस घोषणा का थोड़ा मोड़ा विरोध, कहा कि हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं की राय एकजुट होती दिखी। तीसरा बड़ा नारा, तीसरा बड़ा नैरेटिव, तीसरा बड़ा एजेंडा है एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कई चुनावी सभाएं की। उस दौरान प्रचार में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की घोषणा को संबोधित करते हुए, संशोधित करते हुए एक नई घोषणा दी। उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं की घोषणा की। इसलिए नतीजों से पता चला और कहा था कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यानी एक हैं तो सेफ हैं भी सबसे बड़ा नारा बना। और अगली बड़ी योजना, अगला बड़ा नारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ट्रेनिंग योजना, इंटर्नशिप प्रोग्राम। शिंदे सरकार ने पिछले साल पेश बजट में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लाए, इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के लिए बजट में 5.500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हुआ। इस योजना में बेरोजगारी युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिया गया। 12वीं पास अभ्यर्थियों को 6,000, आईटीआई अभ्यर्थियों को 8,000 और ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। इस योजना से भी महायुति को काफी लाभ मिला। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का फतवा, ये वो फतवा है दर्शकों, आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव जो है इस बार महाराष्ट्र नहीं तो वो प्रदेश था जहां कहीं मुद्दों पे चुनाव होते थे, लेकिन मुद्दों से कहीं ज्यादा ये चुनाव हुआ हिंदू जागरूकता पर। शिव प्रेरणा यात्रा में इसकी बात की गई है। लेकिन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के फतवे का मुद्दा पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी ने उठाया है और उठाए भी क्यों ना। कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की 17 मांगों पर दस्तखत कर दिए थे दर्शकों, दस्तखत। इस अगर बात की जाए तो हिंदू मत संगठित हुआ। बीजेपी ने जब कहा कि हम संगठित हैं तो, लेकिन उलेमा कंपनी जो है, उलेमा एंड कंपनी ने जो 17 मांगे रखी थी उसमें तो पूरा विरोध था। शिंदे की शिवसेना यह संदेश देने में सफल रही कि महाविकास अघाड़ी मुस्लिम चंगुल में है, मुस्लिमों के साथ है, इन्फ्लुएटेड है। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह रही वो थी हिंदू एकता। जी हां, महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत सिर्फ महायुति की जीत नहीं बल्कि शिवाजी महाराज और सिंधु दुर्ग के हिंदुओं की जीत है। लेकिन ये हिंदुओं की जीत तब बनी जब हिंदुओं को जमीन पर आकर उनको जागरूक किया गया, उनको एकता का संदेश दिया गया, एकता के धागे में उनको पिरोया गया। चाहे विदर्भ हो, चाहे उत्तरी महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मराठवाड़ा हो, पुणे कोकर्ण हो, हर जगह नारा एक ही दिया गया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये नारा काम किया, लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा। और वैसे तो ये संदेश हरियाणा के चुनाव से ही दिया जा रहा था, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कैसे हुई हिंदुत्व की घर वापसी, आपको आज 5-6 चीजें देखिए, ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री के बाद ये नारा आगे बढ़ा और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी राह पे जब ये और आगे नारा बढ़ा तो सुरेश चौहान के जी धर्म योद्धा ने कहा कि घटेंगे तो कटेंगे। ये भी लोगों के लिए एक नया थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था। और सर संघ संचालक जो हैं श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि सजग रहो मंत्र से हिंदुओं को एकजुट कहा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर संचालक जी ने कहा कि ये तो समय की जरूरत है। और सुरेश चौहान के जी ने ये जो नारा है कोई अभी से नहीं दिया है, ये यात्रा कब से वो कहते आ रहे हैं कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां हिंदू कटा है, जहां जहां हिंदू घटा है वहां कटा है। इसीलिए घटेंगे तो कटेंगे नारा भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रखा है। और जीत के बाद तमाम जो नेता हैं उनके जो बयान आए, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये जो नारे हैं उन्होंने ही काम किया है। तो आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों को कि महाराष्ट्र की स्थिति कैसे बदली और अप्रत्याशित जो नतीजे आए उसके पीछे क्या कुछ है। लेकिन
इन सब की शुरुआत सुदर्शन ने बहुत पहले की है। पाकिस्तान का जब जब मुद्दा आया तो भारत में जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हुए, उसको पहली बार किसी ने मिनी पाकिस्तान का नाम दिया तो वो भी सुदर्शन ही था, और वो भी धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी भी थे। जब जब देश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, तब तब सुरेश चौहान के जी ने नारा दिया कि जहां जहां हिंदू घटा है, वहां वहां हिंदू बटा है और कटा है। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और भारत में बनते मिनी पाकिस्तानों के बारे में भी सुरेश चौहान के जी ने आवाज उठाई है। इन तमाम नारों के साथ जब शिव प्रेरणा यात्रा कई विधानसभाओं में पहुंची, क्या नतीजे आए आप ये जानते हैं। जनमत यूं ही जारी है, विश्लेषण यूं ही जारी है, लेकिन सीएम पे सस्पेंस है, सस्पेंस हम करेंगे दूर। आपने समझा कि किस तरह से इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू एकता चुनाव का केंद्र रही है, और इसी हिंदू एकता की आवाज को जमीन पर जाकर बुलंद कर इस अभियान को सजग बनाने में कार्य किया है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने। जी हां, धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने हमेशा हिंदुत्व की आवाज उठाई है, और महाराष्ट्र चुनावों में भी उन्होंने हिंदुओं को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, वहां वहां महायुति को जीत मिली। विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस बार चुनाव में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र में घुसपैठियों के मुद्दे को आड़े हाथों लिया और देश की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जनता एनआरसी लाने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ऐलान तक सीमित नहीं रही और महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, जिसमें सनातनियों ने जोर शोर से हिस्सा लिया और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की घुसपैठियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ मारी गई दहाड़ ने घुसपैठियों और जिहादियों की नींव हिलाकर रख दी। साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई। हम रावेर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए लड़े गए इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश, ये प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को अपनी इस यात्रा के दौरान एक रहने की शपथ दिलाई और बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही घटेंगे तो भी कटेंगे का फायर ब्रांड नारा दिया। बटेंगे तो कटेंगे हे खरा है, परंतु घटेंगे तो मिटेंगे हे त्यापेक्षा जास्त डेंजर आहे। जिसने महाराष्ट्र का सारा चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, अपने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है, जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय शिवराय। 1 महीने से ज्यादा लंबी चली शिव प्रेरणा यात्रा में सुबह से शाम तक और शाम से रात तक
महाराष्ट्र के दूर दराज के गांवों तक में ताबड़तोड़ सभा करके आम जनमानस से लेकर किसानों से सीधा संवाद करके जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का जो साहस डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने किया, वो देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चुनाव में लब जिहाद, लैंड जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे कितना महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन लब जिहाद और लैंड जिहाद पर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी कब से और कितनी आवाज उठा चुके हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जो इस बार महाराष्ट्र चुनाव में खूब गूंजा है। लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जाए, लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति मेरे ही श्रीमुख से भगवान ने 9 अगस्त 2005 को पहली बार करवाई थी। उसके बाद यूपीएससी जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, कई प्रकार के जिहाद मैंने निकाले। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो हत्या रोकथाम और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग मैं महाराष्ट्र सरकार को, एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को करता हूं। सभी महाराष्ट्र के उनके मतदाता हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन करें। तो ये बयान आपने सुरेश चौहान के जी का सुना, किस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनावों के जब परिणाम आए तो परिणाम के बाद सुरेश चौहान जी का बयान सामने आया और चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है वो बयान में आपको सुनवाते हैं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील में जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि कोई एमएलए बन जाए, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आए, ये इसलिए ताकि हिंदू धर्म बचे और उसलिए लड़ रहा हूं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील में जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि कोई एमएलए बन जाए, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आए, ये इसलिए ताकि हिंदू धर्म बचे और उसलिए लड़ रहा हूं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील। तो ये आपने संकल्प सुना सुरेश चौहान के जी का, जो लगभग कितनी विधानसभा चुनावों पर विधानसभाओं में पहुंचे इस चुनाव के दौरान, जहां जहां उन्हें लगा कि हिंदुओं को मजबूत करने की ज़रूरत है, हिंदुओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, हिंदुओं को वो संकल्प बताने की ज़रूरत है जो हिंदू जागता है या जागने के लिए, जागरण के लिए, एकता के लिए ज़रूरी है, वहां वहां वो पहुंचे। और चुनाव परिणामों के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं कोई टिकट के लिए, पार्टी के लिए, प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था, मैं हिंदू जागरण के लिए पहुंचा था। अब इसी हिंदुओं की एकता ने क्या महाजीत दिलाई है, इस पर हमने पोल किया और आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। हिंदुओं की एकता से महाजीत क्या उसको दिलाई है, इसमें देखिए 97% लोग कह रहे हैं कि हाँ और वो समर्थन करते हैं इस बात का, और 3% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन करते हैं, यानी उनको लगता है कि नहीं जीत दिलाई है। और इसी के साथ सत्ता के महासंग्राम में आपने आज देखा कि किस तरह से हिंदू एकता महाराष्ट्र में आपने देखी कि काम आई, और जनमत में भी हमने आपको आज यही समझाने की कोशिश की है कि आज हिंदू एकता, आज हिंदू महाराष्ट्र का जागा है, तो किस तरह से अप्रत्याशित नतीजे जो हैं वो देखने को मिले। इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।